हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप और मैं मिलकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वेल्डर ट्रेड के एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और अब तक हमने इस पेपर के 80 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सॉल्व पेपर पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो आइए फटाफट अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। In welding of stainless steel, what is the effect of clamping copper chill plate adjacent to the weld? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के दौरान हमारे एसएस के जॉब के साथ कॉपर की चिल प्लेटें यानी कि कॉपर की प्लेटें क्लैंपिंग की जाती है। यानी कि जैसे हम किसी एसएस के जॉब को वेल्ड करेंगे तो उसके नीचे कॉपर की प्लेटें क्लैंप कर दी जाती है। तो एसएस की वेल्डिंग के दौरान इन कॉपर की चिल प्लेटों को एसएस के जॉब के साथ क्लैंप करने से क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट रिड्यूस बेकिंग ऑफ एसएस सीट। यानी कि वेल्डिंग के दौरान एसएस का जो जॉब होता है इसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। यानी कि ये जॉब जल्द ही ओवरहीट हो जाता है, जिससे कि जॉब के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाता है। और यदि जॉब और भी ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है तो उसके अंदर वेल्ड डीके हो जाता है। यानी कि जॉब ओवरहीट ज़्यादा होने की वजह से पिघल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हमारे एसएस के जॉब के नीचे कॉपर की चिल प्लेटें लगाई जाती है, ताकि ये जॉब को ओवरहीट होने से बचाती है। ये हमारे वेल्ड जॉइंट की एक्सेस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, ताकि हमारा जो एसएस का जॉब है वो नॉर्मल उसका टेम्परेचर रहे, वो ओवरहीट ना हो। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द प्री हीटिंग ड्यूरिंग ए वेल्डिंग प्रोसेस इज़ रिकमेंडेड एज। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग के दौरान जॉब को प्री हीट करने की आवश्यकता क्यों होती है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट रिड्यूस द कूलिंग रेट एट HAZ। यानी कि वेल्डिंग के दौरान HAZ यानी कि हीट अफेक्टेड जोन की कूलिंग रेट को कम करने के लिए, अगर हमारा HAZ यानी कि हीट अफेक्टेड जोन सडनली ठंडा हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रैकिंग फॉर्म हो जाएगी। यानी कि उस हीट अफेक्टेड जोन के आसपास में या वह हमारे वेल्ड बीड के आसपास में क्रैक्स बन जाएंगे। तो इन क्रैक्स को रोकने के लिए हमें क्या करते हैं, हमारे जॉब को प्री हीटिंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द टाइप ऑफ फ्लेम यूज्ड फॉर ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग ऑफ कॉपर इज। यानी कि कॉपर को वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग के अंदर कौन सा फ्लेम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूट्रल फ्लेम। यानी कि कॉपर को वेल्ड करने के लिए हम गैस वेल्डिंग के अंदर न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्ड्स इज नॉट कंसिडर्ड फॉर ए बट जॉइंट। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा एक जॉइंट है जो बट जॉइंट के अंदर में नहीं आता है। यानी कि जो बट जॉइंट का एक टाइप्स नहीं है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लग वेल्ड। यानी कि ये जो प्लग वेल्ड है ये बट जॉइंट का टाइप नहीं है। इसमें क्या करते हैं, एक नीचे प्लेट होती है जिसके ऊपर एक दूसरी प्लेट रखी जाती है जिसके अंदर खांचा बना होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लग वेल्ड करने के लिए क्या करते हैं, उस खांचे के अंदर चारों तरफ वेल्डिंग कर देते हैं। बाकी अदर जो ये ऑप्शन दिए गए हैं ये सब क्या है, बट जॉइंट के टाइप है। जैसे वी ग्रूव, इसमें क्या करते हैं, वी सिंगल वी जॉइंट जो लगाते हैं उसकी बात पूछ रहा है। तो इसमें भी क्या करते हैं, हम बट जॉइंट लगाते हैं ना, दोनों प्लेटों को आमने सामने ही रखते हैं। एज फ्लेंज, इसमें भी क्या करते हैं, दोनों प्लेटों को आमने सामने रख के जॉब के किनारे मोड़ के एज फ्लेंज बना के वेल्डिंग करते हैं। ये भी बट जॉइंट ही है। और तीसरा जो डी ऑप्शन है उसमें है यू ग्रूव। यानी कि जिस तरह से हम वी बनाते हैं उसी तरह से यू टाइप में हम जॉब के किनारे को तैयारी करते हैं और बट जॉइंट लगाते हैं। तो ये तीनों टाइप जो थे वो बट जॉइंट थे
और जो हमारा ये प्लग वेल्ड है ये इन तीनों से अलग है, यानी कि ये बट जॉइंट की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मेट्रोलॉजिकल वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा तत्व है, वह कौन सा घटक है जिसका किसी स्टील की मेट्रोलॉजिकल वेल्डेबिलिटी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन। यानी कि स्टील के अंदर कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग ही वेल्डेबिलिटी डिपेंड होती है। यानी कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा उस मेटल की वेल्डेबिलिटी घटेगी, जैसे जैसे कार्बन घटेगा उसके अंदर तो उस स्टील की वेल्डेबिलिटी बढ़ती है। यानी कि जो वेल्डेबिलिटी डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कार्बन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वाई इज इट रिकमेंडेड दैट सिंथेटिक क्लॉथ्स शुड नॉट बी worn while ऑपरेटिंग द प्लाज्मा आर्क कटर। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा आर्क कटिंग करते समय हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स यानी कि सिंथेटिक कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, दे आर हाईली फ्लेमेबल। यानी कि ये जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इस प्रकार के कपड़े कोई भी आर्क वेल्डिंग करते समय या गैस कटिंग करते समय या प्लाज्मा कटिंग करते समय नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ए पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज रिजल्ट इन एन फिलिंग द ब्लैंक्स फिट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रोसेस को इंडिकेट नहीं कर रहा है ये क्वेश्चंस, और इसके लिए जो ये आंसर दे रखा है वो है ऑप्शन सी, क्लियरेंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स या अलॉय हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा धातु या मिश्र धातु है जिसका सबसे अधिक गलनांक बिंदु होता है। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, टंगस्टन। टंगस्टन ही एक ऐसा मेटल्स है जिसका सभी मेटल्स से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द फंक्शन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट इन GTAW प्रोसेस इज़। यानी कि GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट का क्या कार्य है। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू इनिशिएट द आर्क विदाउट टचिंग द इलेक्ट्रोड ऑन द बेस मेटल। यानी जो ये टिग वेल्डिंग है इसके अंदर जो हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट होती है उसका क्या काम होता है कि ये जो हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट है ये आर्क को इनिशिएट करती है, यानी कि आर्क उत्पन्न करती है बिना इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के टच करे। यानी कि हम इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के ऊपर टच नहीं करेंगे फिर भी आर्क बनती है। जैसे हम नॉर्मली वेल्डिंग के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को जॉब के टच करते हैं तभी आर्क बनती है ना, लेकिन ऐसा टिग वेल्डिंग के अंदर ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट होती है जो हम ट्रिगर दबाते ही वो आर्क जनरेट करता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन जनरल फिलेट वेल्ड शुड बी फिलिंग द ब्लैंक्स द थिकनेस ऑफ द मेटल प्लेट। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम फिलेट वेल्ड लगाते हैं तो जोड़े जाने वाली बेस प्लेट की थिकनेस की तुलना में फिलेट वेल्ड की लेग थिकनेस कितनी होनी चाहिए। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3/4। यानी कि अगर हम जोड़े जाने वाले प्लेट की थिकनेस को 3/4 से गुणा करेंगे तो इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा हमारी जो फ्लैट वेल्ड लगाएंगे उसकी लेग थिकनेस। यानी कि किसी भी जॉइंट के ऊपर अगर हम
फिलेट वेल्ड लगा रहे हैं तो उसकी लेग थिकनेस अगर हमें निकालनी कि हमें कितनी थिकनेस रखनी है हमारी वेल्ड बीड की, उसका लेग कितना होना चाहिए, तो ये किससे करेंगे, हम जो भी मेटल को वेल्ड कर रहे हैं उसकी थिकनेस से हम मल्टीपल करेंगे 3/4 से। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द सजेस्टेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू प्रिवेंट द डेंजर ऑफ हार्मफुल रेज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग इज फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के दौरान जो किरणें निकलती है, जो खतरनाक किरणें निकलती है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, जो हमारे आंखों के लिए नुकसानदायक होती है, तो उनसे बचने के लिए कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें उपयोग करना चाहिए, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेल्डिंग शील्ड। यानी कि हमारी आंखों को इन किरणों से बचाने के लिए हमें वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग शील्ड का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंदर फिल्टर ग्लास होता है जो काफ़ी डार्क होता है, जिसके अंदर से हम वेल्डिंग को देख सकते हैं, वेल्ड पुल को देख सकते हैं और वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमारी आंखें भी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फॉर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम द फ्लेम यूज इज। यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के द्वारा एल्यूमिनियम को वेल्ड करने के लिए किस फ्लेम का उपयोग हम गैस वेल्डिंग के अंदर करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रल फ्लेम विथ ए लिटिल हेज ऑफ एक्सेस एसिटिलीन। यानी कि न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके अंदर एसिटिलीन की मात्रा थोड़ी अधिक रखेंगे, तो उस फ्लेम का प्रयोग हम एल्यूमिनियम को वेल्ड करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रॉपर फ्यूजन ऑफ द वेल्ड बीड हैपन्स इन गैस वेल्डिंग अंडर दिस फेवरेबल कंडीशन। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि गैस वेल्डिंग के अंदर प्रॉपर फ्यूजन यानी कि बढ़िया फ्यूजन प्राप्त करने के लिए किस कंडीशन में हमें वेल्डिंग करनी चाहिए, किस तरह से वेल्डिंग करनी चाहिए, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेल्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि हम जो गैस वेल्डिंग के अंदर वेल्डिंग करते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि बराबर स्पीड के साथ, बराबर गति के साथ हमें वेल्डिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहाँ पे वेल्डिंग जल्दी जल्दी कर दिए, कहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे, बिल्कुल ही धीरे स्लो वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि यूनिफॉर्म वेल्डिंग हो जाती है। कहीं पे मोटी, कहीं पे पतली, कहीं पे ज़्यादा फ्यूज़ होके ज़्यादा मेटल पिघल गया, ज़्यादा ख़राब हो गया, कहीं पे मेटल फ्यूज ही नहीं हुआ। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए हमें वेल्डिंग के दौरान यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वेल्डिंग करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इन एन एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ डीसीपी टाइप द ड्राई केमिकल पाउडर यूज इन। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एबीसी टाइप के अग्निशामक यंत्र में डीसीपी टाइप का अगर हम अग्निशामक यंत्र यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर जो ड्राई केमिकल पाउडर होता है वो कौन सा होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोनो अमोनियम फास्फेट। यानी कि डीसीपी टाइप के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, इसके अंदर जो पाउडर भरा होता है ना, वाइट ड्राई पाउडर, वो क्या होता है, मोनो अमोनियम फास्फेट होता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द सिलेक्शन ऑफ द वेल्डिंग मशीन इज डिटरमाइंड बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी कि वेल्डिंग मशीन का चुनाव, वेल्डिंग मशीन का सिलेक्शन किस आधार पर किया जाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आउटपुट एम्पियर्स। यानी कि वह कितना आउटपुट देती है उसके आधार पर हम वेल्डिंग मशीन का सिलेक्शन करते हैं। जैसे आती है ना मशीन, 200 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है भाई, ये 400 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है, तो ये क्या है, ये उसका आउटपुट एम्पीरेज है। यानी कि उसकी क्षमता है कि ये 300 एम्पेयर तक दे सकती है, 400 एम्पेयर दे सकती है, या 200 एम्पेयर तक ये आउटपुट आर्क देती है। तो इसके आधार पर ही हम वेल्डिंग मशीन का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द
फॉलोइंग वेल्डिंग सिंबल्स इंडिकेट स्पॉट वेल्डिंग। यानी कि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा वेल्डिंग सिंबल है जो स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि अगर ड्राइंग के अंदर ये चिन्ह आ गया तो मान लीजिए कि हमें कौन सी वेल्डिंग करनी है, स्पॉट वेल्डिंग करनी है। तो ये कौन सा सिंबल स्पॉट वेल्डिंग को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो सर्कल दिया गया है ये इंडिकेट करता है स्पॉट वेल्डिंग को। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील इज पैरामैग्नेटिक। यानी कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी स्टील है जो अर्धचुंबकीय है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 8% क्रोमियम 8% निकल। इनका जो कॉम्बाइंड है, इसकी जो मिश्र धातु बनती है वो क्या होती है, पैरामैग्नेटिक यानी कि अर्धचुंबकीय होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द मोस्ट सुटेबल फिल रोड फॉर ब्रॉन्ज वेल्डिंग ऑफ कॉपर इज। यानी कि कॉपर को वेल्ड करने के लिए सबसे उपयुक्त ब्रॉन्ज फिलर रोड कौन सी है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सिलिकॉन ब्रॉन्ज फिलर रोड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द 4 मोड्स ऑफ मेटल ट्रांसफर इन GMAW इज कंसिडर्ड टू बी द लीस्ट डिजायरेबल। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि GMAW वेल्डिंग के अंदर मेटल ट्रांसफ़र के 4 मोड होते हैं, जिसमें से सबसे कम किस मेटल ट्रांसफ़र मोड का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लोबुलर ट्रांसफ़र। यानी कि जो ग्लोबुलर ट्रांसफ़र मोड है इसका सबसे कम उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। यानी कि हम जो जैसे रिज़ल्ट जैसी क्वालिटी चाहते हैं वो इस ग्लोबुलर ट्रांसफ़र मोड में नहीं मिलते हैं, इसलिए इसका प्रयोग सबसे कम किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इफ़ द वेल्डेड जॉइंट कनेक्टिंग द 2 पाइप्स इज इन द हॉरिजेंटल पोजिशन द वेल्ड मस्ट बी मेड अराउंड द पाइप, दिस पोजिशन इज कॉल्ड। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि 2 पाइप को हम हॉरिजेंटल में रखकर जॉइंट लगाते हैं और उन जॉइंट के चारों तरफ वेल्डर को ही घूमकर जॉइंट वेल्डिंग लगानी है, तो ये है कौन सी वेल्डिंग पोजीशन कहलाती है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 5G। 5G क्या होती है कि 5G के अंदर हम पाइपों को हॉरिजेंटल रखते हैं और जॉइंट लगाते हैं, लेकिन ये जो पोजीशन है ये फिक्स पोजीशन है। यानी कि पाइप बिल्कुल भी घूमेंगे फिरेंगे नहीं, ये वेल्डर को ही इसके चारों तरफ घूमकर वेल्डिंग लगानी है। तो हॉरिजेंटल फिक्स पोजीशन को हम 5G पोजीशन कहते हैं। ठीक है, और 1G आती है जिसके अंदर हॉरिजेंटल में जॉइंट लगाया जाता है, लेकिन उसमें पाइप घूमते हैं, पाइपों को घुमाकर वेल्डर एक जगह खड़ा रहकर वेल्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने इस पेपर के 80 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अच्छे से समझ लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन भी हम जल्द ही हमारे अगले पार्ट के साथ कंप्लीट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।